अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू एजुकेयर। नेक्स्ट टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एम्प्लॉयमेंट इनकम के हवाले से हमने इस चैप्टर में सबसे पहले तो ये डिटरमाइन करना है कि सर्टेन एक्टिविटी आपके लिए एम्प्लॉयमेंट है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देन देयर आर डिफरेंट बेनिफिट। उन बेनिफिट में से कुछ बेनिफिट आपके टैक्सेबल बेनिफिट कंसिडर किए जाते हैं, कुछ एग्जाम बेनिफिट और कुछ अलाउेबल डिडक्शन। तो ये इनकी डिटेल है जिन्हें हमें कंसिडर करना है। So there are lots of rules here and the most important chapter again I'm saying that एम्प्लॉयमेंट इनकम। सबसे पहली बात ये कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट जो है वो कहा जाता है इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस while द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विसेज। नो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स के जिनकी मदद से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सर्टन एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। Equipment, it is generally provided to the individual by the organization, then it is said to be the employment. Basis of payments are fixed number of hours की payment की जाती है, तो then it is said to be the employment. Financial risk is not for the individual, it is for the organization. So कि उसे पे किया जाएगा या नहीं पे किया जाएगा, it is the risk of the organization. मीन्स कोई सर्टन एक्टिविटी कोई कंट्रैक्ट परफॉर्म किया गया है, उस कंट्रैक्ट परफॉर्म करने के नतीजे में एम्प्लॉय को उसकी पे मिलेगी। अब वो कंट्रैक्ट या एक्टिविटी फुलफ़िल करने की सूरत में ऑर्गेनाइजेशन को अपनी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ मुआवजा मिलता है या नहीं मिलता, दिस इज़ द फाइनेंशियल रिस्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। रेगुलर रेमुनरेशन रेगुलर बेसिस पे दिया जाता है। कंट्रोल मैनर एंड मेथड ऑफ वर्क इज़ कंट्रोल बाय द एम्प्लॉयर। Obligation of work, it is the duty of the employer to provide work or duty of the employer to do that particular job. तो जो भी काम दिया जाए उससे अगर वो इनकार नहीं कर सकता then he is said to be employee and it hold integral position, important position है उसकी business में। Length of engagement usually long है। benefit जैसे कि sick pay benefit और bonus इस किस्म के benefit provide किए जाते हैं employee को। साउंड मैनेजमेंट, बिजनेस को बेहतर तरीके से मैनेज करने का बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को है, ना कि इंडिविजुअल पर्सन को। अब इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट एम्प्लॉयमेंट इनकम, जिसमें मेनली आपके पास सैलरी है, बोनस है, कमीशन है और इसके अलावा भी और बहुत से बेनिफिट्स हैं। एंड बेनिफिट्स की डिटेल हमने कंसिडर करनी है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक बेनिफिट में से कितनी अमाउंट टैक्सेबल है, कितनी एग्जाम्प्ट है, या उसे टैक्सेबल आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमने कंसिडर करना है। देन देयर आर अलाउबल डिडक्शन, यानी आपके पास एम्प्लॉयमेंट इनकम को कुछ अमाउंट जो है वो रिड्यूस कर देती हैं, दीज आर सेड टू बी अलाउबल डिडक्शन। नाउ इम्पॉर्टेंट रूल, ऑल डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज आर असेस्ड ऑन द अर्निंग रिसीव्ड इन द टैक्स ईयर। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द अर्निंग रिसीव्ड इन द टैक्स ईयर, राइट। When are earning received? अर्निंग कब रिसीव की जाती है? इट इज़ डेट ऑफ रिसिप्ट एंड डेट ऑफ इंटाइटलमेंट विच एवर इज़ अर्लियर। तो ये तो बात है एक आम एम्प्लॉई के हवाले से कि उसके लिए हमने देखनी है डेट ऑफ रिसिप्ट और डेट ऑफ इंटाइटलमेंट विच एवर इज़ अर्लियर। डायरेक्टर के लिए हमने इसमें कंसिडर करनी है डेट ऑफ रिसिप्ट, डेट ऑफ इंटाइटलमेंट और इसके अलावा डेट व्हेन द अमाउंट इज़ क्रेडिटेड इन कंपनीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अब आपके पास अगर द एंड ऑफ द कंपनीज पीरियड ऑफ अकाउंट पे जो है उसका मुआवजा डिटरमाइन किया जाता है, देन इट इज़ द एंड ऑफ कंपनीज पीरियड ऑफ अकाउंट, जिस डेट को हमने कंसिडर करना है। लाइक इफ़ द 31 दिसंबर इज़ द ईयर एंडिंग डेट एंड डायरेक्टर का मुआवजा उससे पहले जो है वो डिटरमाइन कर लिया जाता है, तो इन दैट केस आपके पास 31 दिसंबर की डेट को कंसिडर किया जाएगा। And that the amount is determined if after the end of company's period of account, means कि अगर डायरेक्टर का रेमुनरेशन डिसाइड किया गया आफ्टर 31 दिसंबर, देन जिस डेट को डिटरमाइन किया गया है वो डेट कंसिडर की जाएगी। मींस अगर अगेन हम बात करें कि 25 दिसंबर को डायरेक्टर का रेमुनरेशन डिसाइड कर लिया गया है, देन हम 31 दिसंबर डेट कंसिडर करेंगे। और अगर 31 दिसंबर के बाद किसी डेट को डायरेक्टर का मुआवजा डिटरमाइन किया गया है तो उस डेट को कंसिडर करना है। तो इन डेट्स में से विच एवर इज़ अर्लियर
वो आपके लिए डायरेक्टर के लिए रेम्यूनरेशन की डेट होगी. So now consider an example. Julie, who is employee of Moon PLC but not the director, received £3,000 as bonus from Moon PLC. Julie became entitled to be paid this bonus on 31st March 2022, but agreed that payment should be delayed due to Moon's PLC's cash flow problem. Julie was actually paid the bonus on 30th April 2022. Requirement is explain when the bonus is received for the purpose of employment income and determine the tax year in which bonus will be taxed. अब जैसे कि इस क्वेश्चन में मेंशन है कि जूली एम्प्लॉई है लेकिन डायरेक्टर नहीं है, तो हमें दो डेट्स कंसिडर करनी है. फर्स्ट डेट है डेट ऑफ एंटाइटलमेंट, डेट ऑफ एंटाइटलमेंट है 31st मार्च 2022 एंड सेकेंड डेट हमने कंसिडर करनी है डेट ऑफ पेमेंट, एंड डेट ऑफ पेमेंट है आपके पास 30th April 2022. नाउ एज पर रूल विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो भी अर्लियर है दैट इज सेट टू बी द डेट ऑफ द रेम्यूनरेशन, and in this case this is the date 31st March 2022, right? So this is the date of the remuneration employment income. Second बात, ये डेट किस टैक्स ईयर में लाया करती है? This is the date 31st March 22 which lies in a year which starts on 6th April 22 and 21 and ends on 5th April 22. सो ये डेट 31st मार्च 2022 की उस साल में आती है जो कि 6 अप्रैल 21 को स्टार्ट हुआ है और 5 अप्रैल 22 को एंड हुआ है. सो दिस इज़ नोन टू बी टैक्स ईयर 21-22. तो ये टैक्स ईयर है 21-22. इसी तरह हम डायरेक्टर के हवाले से कंसिडर करते हैं. जैक इज़ एम्प्लॉयड बाय द डायरेक्टर्स बाय स्टार कंपनी. जैक इज़ अ डायरेक्टर ऑफ स्टार PLC. Star PLC has a 31st March accounting reference date. तो उसकी accounting reference date 31st March है. 5,000 bonus was awarded by Star Company to Jack. This amount was determined by the director on 25th February 23 and credited to Jack account on 5th March 23. तो पहली बात हम ये देखें कि अगर डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन डिसाइड किया जाता है बिफोर द ईयर एंड, तो हम ईयर एंडिंग डेट को कंसिडर करते हैं. सो 31st मार्च डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ बोनस, वो आपके पास 31st मार्च 23 आती है. एंड अमाउंट डेट व्हेन अमाउंट इज क्रेडिटेड वो आपके पास गिवन है 5th मार्च 23. देन इसके बाद फर्दर subject to the condition that he could not draw down the bonus until 20th April 23 on which date he became entitled. तो ये 20th अप्रैल डेट है उसकी इंटाइटलमेंट की. सो डेट ऑफ इंटाइटलमेंट वो आपके पास आ जाती है 20th अप्रैल 23. जैक वॉज एक्चुअली पेड द बोनस ऑन 28th अप्रैल. डेट ऑफ पेमेंट एक्चुअली आपके पास क्या है? 28 अप्रैल 23. क्वेश्चन अगेन वही है, व्हेन बोनस इज रिसीव फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनकम और डिटरमाइन द टैक्स ईयर. तो इन चारों डेट में से जो भी डेट अर्लियर है दैट इज सेट टू बी डेट के जिस वक्त आपके पास ये रेम्यूनरेशन रिकॉर्ड किया जाना है इन एम्प्लॉयमेंट इनकम. सो इट इज़ 5th मार्च
2023. और एज 5 मार्च 2023 इज़ अ डेट दैट लाइज इन अ टैक्स ईयर कि जो स्टार्ट होता है 6 अप्रैल 22 को और एंड हो रहा है 5 अप्रैल 23 को. सो इट इज़ अ टैक्स ईयर 22-23. राइट. सो डायरेक्टर के हवाले से 4 डेट कंसिडर करनी है. डेट ऑफ रिसिप्ट और डेट ऑफ इंटाइटलमेंट तो वैसे ही है जैसे एम्प्लॉय की, लेकिन हमने ये भी देखना है कि डेट व्हेन अमाउंट इज क्रेडिटेड इन द कंपनीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड, एंड चौथी डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेम्यूनरेशन की है. और उस हवाले से ये 2 पॉइंट्स मेंशन हैं. फर्स्ट ये कि आपके पास डेट ऑफ डिटर्मिनेशन के लिए कि अगर डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन डिसाइड किया जाता है बिफोर द ईयर एंड होने से पहले, तो हम ईयर एंडिंग डेट को डेट ऑफ डिटर्मिनेशन लेंगे. और अगर ये डिसाइड किया जाता है ईयर एंड होने के बाद, तो फिर जिस डेट को ये डिटरमाइन किया गया है, तय किया गया है उसका मुआवजा, वही डेट कंसिडर की जाएगी. अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिसिप्ट बेसिस डज नॉट अप्लाई टू पेंशन इनकम. ये पेंशन इनकम को अप्लाई नहीं की जाती. अब हम कुछ डिटेल अबाउट द अलाउएबल डिडक्शन कंसिडर करते हैं. कंट्रीब्यूशन बाय इंडिविजुअल टू ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम. जो भी इंडिविजुअल की कंट्रीब्यूशन है टू ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम, यानी एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है टू ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम, दैट इज़ डिडक्टेबल. ये आपके पास पर्सनल अलाउंस को डिडक्ट करने से पहले डिडक्ट की जाएगी. सेकंड, फ़ी एंड सब्सक्रिप्शन टू अ प्रोफेशनल बॉडीज़. अगर प्रोफेशनल बॉडीज़ को कोई फ़ी पे की गई है या सब्सक्रिप्शन पे की गई है, दैन इट इज़ डिडक्टेबल. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़. तो इसके हवाले से कुछ रूल्स हैं जो कि तय करने हैं कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो है इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ हैं, देन दीज आर डिडक्टेबल. डोनेशन टू चैरिटी अंडर पेरोल डिडक्शन स्कीम. व्हाट इज मीन बाय पेरोल डिडक्शन स्कीम, कि जिसमें जस्ट लाइक पे एज यू अर्न, एम्प्लॉई अलाउ करता है अपने एम्प्लॉयर को कि वो एक सर्टन अमाउंट डोनेट करना चाहता है एक सर्टन ऑर्गेनाइजेशन को, तो हर महीने उसकी पे में से ये अमाउंट कंट्रीब्यूट कर दी जाए उस चैरिटी को. सो दिस इज सेड टू बी पेरोल डिडक्शन स्कीम. तो अगर डोनेशन पेरोल डिडक्शन स्कीम के तहत दिया जा रहा है, देन इट इज़ डिडक्टेबल. एंड कैपिटल अलाउंसेस ऑन प्लांट एंड मशीनरी प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय. अब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के हवाले से रूल यह है कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो कि घर से परमानेंट वर्क प्लेस के दरमियान हैं, वो डिडक्टेबल नहीं है. नाउ व्हाट इज मीन बाय परमानेंट वर्क प्लेस. अब वर्क प्लेस इज सेट टू बी परमानेंट अगर एम्प्लॉय उस जगह पे 40% अपना वर्किंग टाइम स्पेंड कर रहा है, या फिर पीरियड जो है वो 24 मंथ से एक्सीड कर रहा है. 24 मंथ से ज़्यादा का पीरियड है कि जहाँ पे वो लगातार काम कर रहा है, देन इट इज सेड टू बी परमानेंट वर्क प्लेस. एग्जाम्पल है, यू आर अ टैक्स एडवाइज़र फॉर द फॉलोइंग क्लाइंट्स. और रिक्वायरमेंट है विच योर क्लाइंट कैन क्लेम टैक्स रिलीफ फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बिटवीन होम एंड ब्रिस्टल. तो उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दी हैं प्लेसेस बिटवीन होम एंड ब्रिस्टल. So first है Fanny. Fanny is a legal advisor. He works in the Bristol office 3 days a week and spend the rest of his time visiting client in London and Leeds. तो हमने ये डिसाइड करना है कि ये परमानेंट वर्क प्लेस है या नहीं, क्योंकि अगर ये परमानेंट वर्क प्लेस है तो कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा. सो एज ही इज़ वर्किंग 3 days a week, 5 days में से 3 days वो ब्रिस्टल में काम कर रहा है, तो इट मीन्स कि 60% ऑफ टाइम वर्किंग टाइम इज स्पेंट इन ब्रिस्टल. सो इट इज़ अ परमानेंट वर्क प्लेस. तो अलाउ नहीं है इस पर्सन को कि ये रिलीफ क्लेम करे. सेकंड, एमी इज़ अ कंप्यूटर टेक्नीशियन. ही वर्क्स 2 days a week at the Bristol workshop depot and 3 days a week at the Swindon workshop. तो ये दोनों जगह उसके लिए परमानेंट वर्क प्लेस कंसिडर की जाएंगी. हमने चूँकि बात करनी है अबाउट ब्रिस्टल, तो ब्रिस्टल में वो 2 days a week के हिसाब से काम कर रहा है. इट मीन्स ही स्पेंडिंग 40% ऑफ टाइम एट दैट प्लेस. तो फिर भी ये आपके लिए परमानेंट वर्क प्लेस है. ही इज़ नॉट अलाउड टैक्स रिलीफ. थर्ड है मैक्स, हु वर्क्स फॉर एन अकाउंटेंसी फर्म. ही इज़ बेस्ड इन द बर्मिंघम ऑफिस बट हैज़ बिन सेकेंडेड टू द ब्रिस्टल ऑफिस फॉर 12 months. तो अगर 24 मंथ से कम के लिए एक जगह पे आप ट्रांसफ़र हो रहे हैं, देन इट इज़ सेड टू बी टेम्परेरी वर्क प्लेस, नॉट परमानेंट वर्क प्लेस. तो टेम्परेरी वर्क प्लेस पे टैक्स रिलीफ क्लेम किया जा सकता है.
Kelly, who works permanently in the same Birmingham office as Max, she occasionally travel from home to visit a client in Bristol. कभी कभार वो ट्रैवल करती है ब्रिस्टल में अपने क्लाइंट से मिलने के लिए. इन दैट केस उसका होम से ब्रिस्टल का जो डिस्टेंस है वो टेम्परेरी वर्क प्लेस कंसिडर किया जाएगा. एंड शी इज़ ऑल्सो अलाउड a tax relief on traveling between home to Bristol. Now it is about statutory approved mileage allowance. Mileage allowance पेड किया जाता है एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को अगर एम्प्लॉय अपना व्हीकल यूज़ कर रहा है. रिमेंबर इसमें बड़ी आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत है वेदर द एम्प्लॉय इज़ यूजिंग हिज ओन व्हीकल और इसे एम्प्लॉयर ने व्हीकल प्रोवाइड किया है. तो हम ये पहली सिचुएशन देख रहे हैं कि जहाँ पे एम्प्लॉय अपना मोटर व्हीकल यूज़ कर रहा है. Amount up to approved mileage allowance is exempt. Excess is taxable and less is allowable deduction. So कार वैन माइलेज के हवाले से जो प्रॉपर्टी इनकम में आपके पास रूल्स है वही सेम रूल्स हैं. कार वैन के हवाले से 10,000 माइल्स 0.45 पर माइल्स और अबव 10,000 माइल 0.25 पर माइल. So for example, if an employee has traveled in his own car for 12,000 miles, अगर एक एम्प्लॉय ने 12,000 माइल्स ट्रैवलिंग की है तो ही इज़ इंटाइटल टू रिसीव. कितने पैसे वो इंटाइटल है रिसीव करने के? फर्स्ट 10,000 माइल पे ही इज़ इंटाइटल टू रिसीव 0.45, तो ये आ जाएंगे आपके पास 4,500. और नेक्स्ट 2,000 माइल्स पे ही इज़ इंटाइटल टू रिसीव 0.25, तो ये आ जाएगा 500. Now he is entitled to receive 5,000 from his employer. अपने एम्प्लॉयर से वो 5,000 रिसीव करने का हकदार है. So if his employer paid him exactly 5,000, अगर उसका एम्प्लॉयर भी exactly 5,000 ही पे करता है then nothing is to be added as taxable benefit. कुछ भी taxable benefit में शामिल नहीं किया जाएगा. लेकिन अगर उसका एम्प्लॉयर उसे 6,000 पे करता है, एम्प्लॉय इज इंटाइटल टू रिसीव 5,000 बट हिज एम्प्लॉयर इज पेइंग हिम 6,000, तो 1,000 एक्स्ट्रा उसका एम्प्लॉयर पे कर रहा है. दिस एक्स्ट्रा अमाउंट इज सेट टू बी टैक्सेबल. इसे नाम दिया जाएगा कि टैक्सेबल है और ये टैक्सेबल इनकम में शामिल की जाएगी. बट इफ एम्प्लॉय इज इंटाइटल टू रिसीव 5,000, एम्प्लॉय इंटाइटल है कि वो 5,000 रिसीव करे लेकिन एम्प्लॉयर उसे 4,700 पे कर रहा है. एम्प्लॉय इंटाइटल है अप्रूव माइलेज अलाउंस 5,000 का, एम्प्लॉयर पे कर रहा है उसे 4,700, 300 कम पे कर रहा है, तो ये 300 उसके लिए डिडक्टेबल हो जाएगा, यानी उसकी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर देगा. टैक्सेबल बेनिफिट के हवाले से जनरल रूल ये है कि कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग बेनिफिट इज टैक्सेबल. मींस एम्प्लॉयर की कितनी कॉस्ट खर्च हो रही है ये सर्टन बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए, दैट कॉस्ट इज सेट टू बी टैक्सेबल. हम ये नहीं देखेंगे कि एम्प्लॉय को कितना बेनिफिट मिल रहा है, हमने ये देखना है कि उस बेनिफिट को प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉयर की कितनी कॉस्ट खर्च हो रही है. सो एक्सपेंडिचर इज only deductible if it is incurred wholly, exclusively and necessarily in the performance of duties. तो ये ज़रूरी है कि एक्सपेंडिचर आपका डिडक्टेबल है तो वो किस सूरत में होगा कि अगर वो एक्सपेंस होली, एक्सक्लूसिवली एंड नेसेसरली खर्च किया जा रहा हो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ में. लाइक अगर एक लायर जो है वो ब्लैक कोट परचेज करता है तो दिस इज़ नॉट सेट टू बी अलाउएबल एक्सपेंस बिकॉज और डिडक्टेबल एक्सपेंस, क्योंकि ये परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ के अलावा वो ओकेजनली डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकता है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट होली डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर, होली एक्सपेंडेड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़. इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट रूल है कि एक एम्प्लॉई उस क्लब की मेंबरशिप हासिल करता है जिसमें क्लाइंट भी है, ताकि वो क्लाइंट से कांटेक्ट करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट विन कर सके. इन दैट केस जो उसकी क्लब की मेंबरशिप है दैट इज़ नॉट सेट टू बी अलाउएबल. कोई भी अमाउंट एज एक्सपेंस अलाउएबल उस वक्त होगी कि वो तमाम एम्प्लॉयज़ को अवेलेबल हो. इफ़ अ सर्टन एम्प्लॉई
कोई सर्टेन एम्प्लॉई है वो खुद से ये डिसाइड करता है कि इट इज़ बेटर कि इस क्लाइंट से काम हासिल करने के लिए या इससे कॉन्ट्रैक्ट जीतने के लिए इस क्लब में मेंबरशिप में हासिल कर लेता हूँ कि जिसकी मदद से मैं इससे कॉन्टैक्ट कर सकूँगा और कॉन्ट्रैक्ट ले सकूँगा। तो इन दैट केस दिस इज़ नॉट अलाउेबल एक्सपेंस, दिस इज़ नॉट डिडक्टेबल एक्सपेंस। वाई सो? रूल ये है कि वो एक्सपेंस अलाउ किया जाता है एज डिडक्टेबल जो तमाम एम्प्लॉइज़ को अवेलेबल हो। लाइक अगर चाइल्ड नर्सरी है वो तमाम एम्प्लॉइज़ को अवेलेबल है, दैट इज़ डिडक्टेबल। कैंटीन की फैसिलिटी है, तमाम एम्प्लॉइज़ को अवेलेबल है, दैट इज़ डिडक्टेबल। टाइम अपोर्शन, सेकंड बात है टाइम अपोर्शन के बेनिफिट अगर फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसे टाइम अपोर्शन करने की भी ज़रूरत है। लाइक अगर कार जो है प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयर की तरफ से अगस्त में, तो हमने ये कंसिडर करना है कि फ्रॉम अगस्त टिल द टैक्स ईयर एंडेड डेट मीन्स अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दिस कार इज़ प्रोवाइडेड फॉर 8 मंथ। तो हमें 8 मंथ के लिए बेनिफिट को टैक्स कंसिडर करना है। तो जो भी एनुअल बेनिफिट है उसे टाइम में पोर्शन कर लेंगे 8/12 से मल्टीप्लाई करके। एंड थर्ड जनरल रूल ये है कि एम्प्लॉय की जो कंट्रीब्यूशन है वो हमेशा टैक्सेबल बेनिफिट को रिड्यूस कर देती है। एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन हमेशा टैक्सेबल बेनिफिट को रिड्यूस कर देती है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है प्राइवेट फ्यूल की, जिसे हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अकोमोडेशन जो एक और बेनिफिट है एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है, उसे रिहाइश की जगह प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें फर्दर इसे क्लासीफाई किया जाता है जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन एंड जॉब नॉट रिलेटेड अकोमोडेशन। जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन क्या है? दिस इज़ प्रोवाइडेड फॉर सिक्योरिटी रीज़न, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से प्रोवाइड की जाती है, नेसेसरी है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ एंड कस्टमरी है कि बेटर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़ के लिए जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है। एक्सपेंसेस कनेक्टेड विद द लिविंग अकोमोडेशन, आपके पास इसका रूल सिंपल है कि 10% ऑफ नेट अर्निंग इज़ टैक्सेबल। यानी यहाँ पे ना हम घर की वैल्यू को कंसिडर करेंगे, ना ही ये कंसिडर करेंगे कि इस अकोमोडेशन के अलावा और क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं एम्प्लॉय को। हमने सिंपली 10% ऑफ नेट अर्निंग जो है वो टैक्सेबल इनकम में शामिल कर देना है। जबकि अगर जॉब नॉट रिलेटेड अकोमोडेशन हो तो फर्स्ट आपके पास आ जाता है बेसिक चार्ज। बेसिक चार्ज इज सेड टू बी हाई ऑफ एनुअल रेंटल वैल्यू एंड रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, कि उस अकोमोडेशन की एनुअल रेंटल वैल्यू क्या है ये आपने कंसिडर करनी है, और अगर उसके लिए एम्प्लॉयर ने रेंट पे किया है और ये गिवन है क्वेश्चन में तो उसे भी कंसिडर करना है। अब इन दोनों अमाउंट में से जो भी हायर होगी वो बेसिक चार्ज होगी। एडिशनल चार्ज उस सूरत में आता है कि अगर अकोमोडेशन की वैल्यू 75,000 से ज़्यादा है। अगर अकोमोडेशन की वैल्यू 75,000 से ज़्यादा है तो क्या अमाउंट आपके पास चार्जेबल कंसिडर की जाएगी? इट इज़ द कॉस्ट ऑफ एसेट लेस 75,000 मल्टीप्लाई बाय 2%। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉस्ट ऑफ एसेट अगर आपके पास 90,000 है तो आप 90,000 में से 75,000 लेस कर देंगे और बाकी पे 2% आप बेनिफिट कंसिडर करेंगे। दैट इज़ सेड टू बी एडिशनल चार्ज, इसे एडिशनल चार्ज कहा जाएगा। नाउ व्हाट इज़ मीन बाय कॉस्ट? कॉस्ट मीन है कॉस्ट ऑफ परचेजेस एनी इम्प्रूवमेंट टू द प्रॉपर्टी मेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ टैक्स ईयर, जो कि टैक्स ईयर स्टार्ट होने से पहले की गई है। और अगर प्रॉपर्टी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के ख़रीदने के 6 साल बाद अवेलेबल होती है तो तब कॉस्ट की जगह पे मार्केट वैल्यू कंसिडर की जाएगी। लाइक प्रॉपर्टी ख़रीदी थी एम्प्लॉयर ने 2014 में और एम्प्लॉय को प्रोवाइड की 2022 में, तो इसका मतलब जिस वक्त 2022 में ये एम्प्लॉय को प्रोवाइड की गई इसे ख़रीदे हुए 6 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका था, देन इंस्टेड ऑफ कॉस्ट आपने मार्केट वैल्यू कंसिडर करनी है। एनी कंट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉय कैन बी डिडक्टेड इन अराइविंग एट द टैक्सेबल बेनिफिट, कोई भी कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय ने की है उसे डिडक्ट कर दिया जाता है। अकोमोडेशन लिविंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कनेक्टेड विद द लिविंग अकोमोडेशन आर टैक्सेबल, मीन्स के लिविंग अकोमोडेशन के हवाले से कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल एम्प्लॉयर पे कर रहा है एम्प्लॉय का, या फिर उसके चौकीदार की पे एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो ये सब
लिविंग अकोमोडेशन से एसोसिएटेड कनेक्टेड एक्सपेंसेस हैं, तो ये भी एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होंगे अगर इन्हें एम्प्लॉयर ने पे किया है। So an example, James was provided with a house to live in by his employer in September 21. It cost the employer 1,50,000 in August 2018 and has an annual value of 2,500. Assume the actual rate of interest is 2%. Calculate the taxable benefit for the tax year 22-23, assuming that accommodation is not job related. तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपके पास इसका बेसिक चार्ज आ रहा है, basic charge is 2500. देन इसके बाद एडिशनल चार्ज, एज प्रॉपर्टी की वैल्यू 1,50,000 है, 1,50,000 में से 75,000 लेस कर देंगे और रिमेनिंग वैल्यू का 2% ले लिया जाएगा। सो दिस विल बी 75,000 2%, सो दिस इज़ 1,500 जो कि उसके टैक्सेबल बेनिफिट में शामिल किया जाएगा। तो ये टोटल अमाउंट आ जाती है 4,000। बट रिमेंबर, ये अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई थी एम्प्लाई को सितंबर 21 में। इनफैक्ट सितंबर 22 हम इसे लिखेंगे क्योंकि टैक्स ईयर 22-23 है। तो सितंबर 22 में अगर ये अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है तो इट मीन्स कि इस टैक्स ईयर में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 7 मंथ्स के लिए ये बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है। तो इसे टाइम में पोर्शन करेंगे 4,000 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 12। सो दिस इज द अमाउंट टू बी कंसिडर्ड एज टैक्सेबल। तो ये आ जाती है 2,333। सो टाइम अपोर्शन भी किया जाएगा, राइट। Now another question. Mary moves in a house in July 2022 provided by her employer और इसकी कॉस्ट है 1 lakh when it was acquired in June 17. Since the time the following improvement have taken place, March 18 में कंजर्वेटरी ऐड की गई 20,000, so it is a capital expenditure. ये आपके पास वैल्यू ऑफ एसेट में घर की वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा। नवंबर 2020 में रीडेकोरेशन की गई, रीडेकोरेशन रेवेन्यू एक्सपेंस है, ये इम्प्रूवमेंट नहीं कंसिडर की जाती। एंड थर्ड है अगस्त 2022 में एक्सटेंशन की गई 10,000 की। एक्सटेंशन नो डाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट चूंकि मैरी मूव्स इन हुई है जुलाई 2022 को, तो ये इसके मूव इन होने के बाद का एक्सपेंस है। सो इसलिए इसे इस करंट टैक्स ईयर 22-23 में टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा, मींस इंक्रीज वैल्यू को नहीं कंसिडर करेंगे। हाउस की एनुअल वैल्यू 2,000 है और मार्केट वैल्यू आपके पास गिवन है। इन अप्रैल 2022 ये इसकी मार्केट वैल्यू 2 लाख है। जुलाई 2022 में जिस डेट को उसे दिया गया 1,80,000 इसकी वैल्यू है। अकोमोडेशन जॉब रिलेटेड नहीं है। मैरी पे कर रही है रेंट £100 पर मंथ टू हिज एम्प्लॉयर। कैलकुलेट द अमाउंट असेसेबल फॉर द टैक्स ईयर। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं बेसिक चार्ज, and that is 2,000. Basic charge is given as 2,000, right? अब हमने कंसिडर करना है एडिशनल चार्ज। एडिशनल चार्ज के लिए हम एसेट की वैल्यू कंसिडर करेंगे 1 लाख जो उसकी कॉस्ट ऑफ परचेज है, प्लस 20,000 जो कि कंजर्वेटरी ऐड की गई थी बिफोर इट इज़ गिवन टू द मैरी। सो इट विल बी 1,20,000 जिसे हमने कंसिडर करना है। और इसका 2% ले लिया जाएगा एज एडिशनल चार्ज।
सो इट विल बी 900 जो कि टैक्सेबल बेनिफिट में शामिल होगा. सो 900 विल बी एडेड इन दिस. तो ये हो गया टोटल बेनिफिट 2900 का. लेकिन आपने टाइम में पोर्शन करना है बिकॉज दिस अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड इन जुलाई. सो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9th मंथ के पीरियड का हमने जो अमाउंट है उसे असेस करना है. सो क्या अमाउंट आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12. सो इट इज़ 2175. इस 2175 में से 100 अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉइज 100 पर मंथ. सो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च इसमें एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन इस बेनिफिट को रिड्यूस कर देगी. और असेसेबल बेनिफिट कंसिडर किया जाएगा 1275. राइट. नाउ व्हाट इफ द हाउस वाज परचेज इन जून 14, कि हमने इसे 17 के बजाय 14 में परचेज़ किया होता. यहाँ पे मेंशन है ना कि जून 17 को ये परचेज़ किया गया था घर. तो अगर जून 17 की जगह जून 14 में परचेज़ किया हो गया होता हाउस, तो उस सूरत में क्या फ़र्क पड़ता. देन इन दैट केस बेसिक चार्ज पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था. बेसिक चार्ज आपके पास 2000 ही आना था. लेकिन एडिशनल चार्ज की कैलकुलेशन करते वक्त क्योंकि हाउस को परचेज़ किए हुए मोर देन 6 ईयर्स हो गए हैं, मींस घर परचेज़ किया गया है जून 14 में, प्रोवाइड किया गया एम्प्लॉय मैरी को जुलाई 22 में. इसका मतलब है घर परचेज़ करने के 6 साल से ज़ायद अरसे के बाद उस घर को एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया गया है. तो अगर ऐसा है 6 साल का अरसा गुजर चुका है, देन वी हैव टू कंसिडर द मार्केट वैल्यू. विच मार्केट वैल्यू वी हैव टू कंसिडर, जिस मंथ में उस एसेट को उस घर को प्रोवाइड किया गया था एम्प्लॉय को, उस मंथ की मार्केट वैल्यू हमने कंसिडर करनी है. एंड नाउ 1,80,000 माइनस 75,000 और इसका 2% आपकी टैक्सेबल इनकम में शामिल किया जाएगा. सो इट विल बी 2100. तो ये तो एनुअल बेनिफिट हो गया 4100. इस 4100 के एनुअल बेनिफिट को टाइम में पोर्शन करेंगे by multiplying this by 9 and divided by 12. So 3075 is to be included as his taxable income, but इसमें एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन आपके पास आ रही है 9 मंथ्स के लिए 100 पर मंथ 900. So the taxable benefit to be included in employees income is 2175. So ये आपके पास डिफरेंट ट्रीटमेंट होगी टू डिफरेंट कंडीशंस में. नाउ अनदर क्वेश्चन, अहमद इज़ अ मैनेजर एंड इज़ प्रोवाइडेड विद अकोमोडेशन. उसकी सैलरी जो है वो 20,000 है, उसके एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट 500 है एंड मेक्स पेमेंट इनटू हिज एम्प्लॉयर ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम वो 2000 है. सो अगर हम इसकी नेट अर्निंग कैलकुलेट करें तो 20,000 प्लस 500 माइनस 2000 ये आ जाती है 18,500 उसकी नेट अर्निंग. द अकोमोडेशन हैज़ एन एनुअल वैल्यू ऑफ 2000 and cost his employer 1 lakh 4 year ago when he first occupied the accommodation. तो 4 साल पहले उसकी वैल्यू 1 लाख थी. Accommodation contain furniture which cost the employer 10,000 4 year ago. The employer pays all of his household bills totaling 1200 per annum. Calculate the taxable benefit for the tax year. तो हमने ये दोनों तरह से टैक्सेबल बेनिफिट कंसिडर करना है. अगर अकोमोडेशन जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन हो तब, और अकोमोडेशन जॉब रिलेटेड ना हो तब. सो फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन होने की सूरत में नेट अर्निंग हमने इसकी कंसिडर की है दैट इज 20,000
प्लस 500 माइनस 2000, ये इसकी नेट अर्निंग है. सो इट इज़ 18,500. अब इस 18,500 का 10% उसके टैक्सेबल बेनिफिट में शामिल कर दिया जाएगा इन तमाम एक्सपेंसेस के लिए जो कि एम्प्लॉयर ने उसके बिहाफ पे किए. सो इन केस ऑफ जॉब रिलेटेड अकोमोडेशन ओनली 1850 इज़ टू बी एडेड इन हिज taxable benefit. Or if accommodation is not job related, तो सबसे पहले हमने बेसिक चार्ज कंसिडर करना है. And basic charge is given to you as 2000. देन हमने एडिशनल चार्ज कंसिडर करना है. एडिशनल चार्ज आपके पास अकोमोडेशन की वैल्यू 4 साल पहले 1 लाख है, 6 साल नहीं गुजरे अभी. सो हम 1 लाख की वैल्यू कंसिडर करेंगे माइनस 75,000. वैसे भी इस क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू नहीं गिवन, तो उसका 2% शामिल किया जाएगा. 25,000 का 2%, आई थिंक सो इट विल बी 500. प्लस इसके अलावा भी आपके पास एम्प्लॉय को प्राइवेट यूज़ के लिए फ़र्नीचर प्रोवाइड किया गया है. कोई भी एसेट अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है फॉर द प्राइवेट यूज़, तो उसके हवाले से रूल ये है कि कॉस्ट ऑफ फर्नीचर का, इसको हम लिखते हैं प्राइवेट यूज़ ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ दैट एसेट का 20% टैक्सेबल बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय में शामिल होना चाहिए. रूल क्या है कि अगर कोई कंप्यूटर, कोई रेफ्रिजरेटर, कोई इस किस्म का फर्नीचर प्रोवाइड किया है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को प्राइवेट यूज़ के लिए, तो ऐसी सूरत में कॉस्ट ऑफ कार का 20%, कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्नीचर का 20% उसकी टैक्सेबल बेनिफिट में शामिल किया जाता है. तो 2000 ये आ जाएगा. और फिर जो बिल पे किए हैं एम्प्लॉयर ने, ये भी एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है. सो द होल अमाउंट ऑफ 450 to 5,700 इज़ टू बी इंक्लूडेड एज हिज टैक्सेबल बेनिफिट. लेट मी चेक दिस. इट इज़ 1 लाख minus 75,000 multiply by 2%, so it is 500. so यही आपके पास बेनिफिट शामिल किया जाएगा. so that is the first part of employment income. next part में हम consider करेंगे about the beneficial loan, about the cars, about vans, private fuel and beneficial loan and other taxable and exempt benefit.